Good morning to all the students. So, yesterday we have discussed about the general introduction of Down syndrome, then pathogenesis of Down syndrome, then the basic two mechanisms of pathogenesis in the development of the Down syndrome. तो हमने दो क्लासेस में Down syndrome के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और पैथोजेनेसिस के बारे में बात करी थी. उनके कौन कौन से मैकेनिज्म्स होते हैं पैथोजेनेसिस के फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डाउन सिंड्रोम, उसके बारे में हमने बात की थी. On today's class, we will learn about the clinical features or the clinical manifestations of Down syndrome. क्या क्या clinical features होते हैं Down syndrome में, right? So, clinical features of Down syndrome. So, oblique palpebral fissure is obvious only when the eyes are open. The nose is small with flat nasal bridge. Nose small है with flat nasal bridge. Flat face है तो nasal bridge भी एकदम flat होगा. Mouth shows a narrow, short palate with small teeth and furrowed, protruding tongue. Teeth कैसे होंगे? छोटे छोटे teeth होंगे इसके. And tongue is furrowed and protruding tongue. बाहर निकली भी रहेगी हमेशा. Here is a child of Down syndrome. Here we can see protruding tongue, flat facial profile, small teeth. कैसा था? Small था and bradycephalic, वही broad and short with flat occiput. तो क्या था? Flat facial profile हो गया, flat nasal bridge हो गया, short hands हो गए, broad hands हो गए, तो skull भी small है और broad है. साइन सबको क्लियर है. Then प्रोट्रूडिंग फरोड टंग है, टीथ भी स्मॉल है, फ्लैट फेशियल प्रोफाइल है तो ऑसिपिट भी फ्लैट है. तो ऑलमोस्ट सारे सिम्टम्स या तो फ्लैट है, शॉर्ट है या ब्रॉड है. ईयर्स भी कैसे हैं? स्मॉल हैं और डिस्प्लास्टिक मीन्स एबनॉर्मली डेवलप्ड हैं. देन क्लाइनोडेक्टाइली में क्या हो जाएगा? क्लाइनोडेक्टाइली और मिडिल फैलिंग्स, हाइपोप्लेजिया ऑफ द मिडिल फैलिंग्स ऑफ द फिफ्थ फिंगर एंड सीमियन क्रीज आर यूजुअल. और क्लाइनोडेक्टाइली ये क्या होता है? एबनॉर्मली कर्व्ड फिंगर्स. फिंगर्स होती हैं वो अपनी स्ट्रेट होती हैं, इन बच्चों में कर्व्ड होती हैं, एबनॉर्मली कर्व्ड फिंगर्स. एंड द फिंगर्स में भी कर्व, इतनी ज़्यादा वो कर्व्ड होती हैं फिंगर्स, उंगलियां बच्चों की इतनी ज़्यादा कर्व्ड होती हैं डाउन सिंड्रोम के अंदर कि वो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं. क्लाइनोडेक्टाइली इज अ कंडीशन. क्लाइनोडेक्टाइली वो कंडीशन होती है जहाँ पे फिंगर्स कर्व्ड हो जाती हैं, कर्व हो जाती हैं, और वो कई बार इतनी ज़्यादा कर्व हो जाती हैं कि एक दूसरे को ओवरलैप करने लग जाती हैं. द बेंड, अब फिंगर में कर्व आ गया, बेंट आ गया. यूजली फंक्शंस फाइन एंड डजंट हर्ट. कोई एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई पेन नहीं होता है उसकी वजह से. जो फिंगर में कर्व है, जो बेंट है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं होती है, ना ही कोई फंक्शन में प्रॉब्लम आती है, नॉर्मल फंक्शन करती है वो. लेकिन उसका जो अपीयरेंस होता है वो बच्चों के लिए अपने आप में सेल्फ कॉन्शियस होता है. बच्चे खुद ही कॉन्शियस रहते हैं कि हमारी फिंगर ऐसी है. क्लाइनोडेक्टाइली जो साइन है ये बहुत अनकॉमन है, हर बच्चे में ये नहीं होता है. हर बच्चा जो डाउन सिंड्रोम का है उसमें क्लाइनोडेक्टाइली नहीं होगा. बहुत ही अनकॉमन साइन है, affecting only 3% of the babies in general population. जितने बच्चों में डाउन सिंड्रोम होता है उनमें केवल 3% बच्चों में क्लाइनोडेक्टाइली प्रेजेंट होता है. इसमें कोई भी फिंगर अफेक्टेड हो सकती है. एनी फिंगर ऑन द ईदर हैंड, दोनों हाथों में से कोई भी फिंगर अफेक्टेड हो सकती है, या कर्व हो सकती है या बेंट हो सकती है. देन देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड टो, सैंडल गैप. सीमेन क्रीज क्या होती है? सीमेन क्रीजेज आर यूजुअल. जो डाउन सिंड्रोम का बच्चा होगा उसमें सीमेन क्रीज कॉमन होती है. सीमेन क्रीज क्या होती है? इसको हम बोल सकते हैं कि पुराना नाम है, इट इज एन ओल्डर नेम फॉर द कंडीशन, नाउ वी कॉल्ड एज सिंगल ट्रांसवर्स पाल्मर क्रीज. अब उसको हम सीमेन क्रीज बोलने लग गए, या पहले हम सीमेन क्रीज बोलते थे, अब उसको हम बोलने लग गए ट्रांसवर्स पाल्मर क्रीज. इसका क्या मतलब होता है? सिंगल ट्रांसवर्स पाल्मर क्रीज. जो सीमेन क्रीज है ये पुराना नाम है जो कि हम आज हम बोलते हैं मॉडर्न टाइम्स में सिंगल ट्रांसवर्स पाल्मर क्रीज. हाथों में जो लकीर होती है उसको हम बोलते हैं ना सिंगल पाल्मर क्रीज, वही है ये. पुराने टाइम में बोलते थे उसको सीमेन क्रीज. इट इन मोस्ट इंडिविजुअल्स देयर आर 2 स्लाइटली ऑफसेट क्रीज अक्रॉस द पाम. कुछ इंडिविजुअल्स में 2 क्रीज होती है अक्रॉस द पाम में 2 क्रीज हो सकती हैं. Then there is a wide gap between the first and the second toe.
बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, बहुत चौड़ा हो जाता है, बहुत चौड़ा गैप हो जाता है बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड टू, जिसको हम बोलते हैं सैंडल गैप। इसकी इमेज देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये है क्लाइनोडेक्टाइली, फिंगर्स आर कर्व्ड फिंगर, और कई बार ये इतनी ज़्यादा कर्व हो जाती है कि ओवरलैप भी करती है, और खाली ये 3% बच्चों को अफेक्ट करती है इन द जनरल पॉपुलेशन। This is sandal gap. Here we can see there is a wide gap between the first and the second toe. So it is called sandal gap. This is the most common finding in the children with Down syndrome. Then continue. Delayed development and behavioral problems are often reported in children with Down syndrome. अब हमने पहले ही बात की थी फर्स्ट स्लाइड के अंदर ही कि डाउन सिंड्रोम के बच्चे फिजिकली और मेंटली रिटार्डेड होते हैं। दे आर फिजिकली एंड मेंटली रिटार्डेड, they are physically mentally retarded and delayed development is delayed, इनका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट डिलेड होता है। इनके अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कॉमन होती है इन चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम। affected individual speech and language later and more slowly than in children without Down syndrome, and affected individual speech may be more difficult to understand. जो बच्चे जिन्हें डाउन सिंड्रोम होता है उनके अंदर स्पीच डिफिकल्टीज बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। अफेक्टेड इंडिविजुअल स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलप लेटर, जिन बच्चों में डाउन सिंड्रोम होता है उनके सारे माइलस्टोन्स भी डिलेड हो जाते हैं। कौन कौन से माइलस्टोन्स? स्पीच एंड लैंग्वेज जो माइलस्टोन है वो उनका डिलेड हो जाता है एज कम्पेयर टू द जनरल पॉपुलेशन, डिले हो जाता है और यू कैन से स्लो हो जाता है। एंड अफेक्टेड इंडिविजुअल स्पीच में भी मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और इनकी आवाज़ समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है फॉर अ नॉर्मल पर्सन, फॉर फिजिशियन it's very difficult to understand their language. So affected individuals speech and language develop later and more slowly than in children without Down syndrome. जिन बच्चों में डाउन सिंड्रोम नहीं होता है, जो बच्चे नॉर्मल होते हैं, उनके कंपेयर में अगर हम देखें तो डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं उनकी स्पीच, उनकी लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट होती है समझने के लिए फॉर अ नॉर्मल पर्सन, और इनकी स्पीच और लैंग्वेज जो माइलस्टोन्स हैं वो काफ़ी डिलेड होते हैं, काफ़ी स्लोली डेवलप होते हैं। तो माइलस्टोन्स डिलेड हो गए, बिहेवियरल डेवलपमेंट होता है इनके अंदर, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आती हैं इनके अंदर, एंड डेवलपमेंट इन जनरल डेवलपमेंट इज ऑल्सो डिलेड, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट इज डिलेड। देन अब बिहेवियरल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती हैं? बिहेवियरल इशूज दे इंक्लूड अटेंशन प्रॉब्लम्स, ADHD अटेंशन डेफेक्ट जिसे हम बोलते हैं, दे हैव डिफिकल्टी टू कॉन्सेंट्रेट, प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं किसी भी काम में, समझ नहीं पाते किसी भी चीज़ को ईजिली, ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर OCD, एंड स्टबर्ननेस और टैंट्रम। स्टबर्ननेस ही जिद्दी, बच्चा बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है, किसी बात की जिद पकड़ ली, मुझे ये काम करना है तो वो करके ही मानता है उसको। और टैंट्रम्स, टेम्पर टैंट्रम्स, जब बच्चा अपनी कोई बात, छोटे बच्चों में होता है ना बिहेवियरल डिसऑर्डर, जब बच्चा अपनी बात कहकर नहीं समझा पाता कि टू लिमिटेड वर्बल स्किल्स, तो वो ऐसे कभी चिल्लाएगा, कभी चीज़ें फेंकेगा, पैरों को मारेगा, जोर जोर से सिर को हिलाएगा, आवाज़ें करेगा, रोएगा, दैट इज टैंट्रम्स। तो डाउन सिंड्रोम के बच्चों में टैंट्रम्स बहुत कॉमन होते हैं। A small percentage of people with Down syndrome are also diagnosed with developmental conditions called autism spectrum disorders. कुछ परसेंटेज डाउन सिंड्रोम के बच्चों के अंदर ऑटिज्म भी मिल सकता है हमें, विच अफेक्ट कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन। वही वाली बात है कि डाउन सिंड्रोम का जो बच्चा होगा उसका डेवलपमेंट इतना डिलेड होगा, फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट इतना डिलेड होगा, उसकी स्पीच इतनी डिलेड होगी, लैंग्वेज एबिलिटी इतनी डिलेड होगी कि वो नॉर्मली सोसाइटी में इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, जो कि मोस्ट कॉमन सिम्टम है ऑटिज्म का। ऑटिज्म के बच्चे भी नॉर्मली इंटरेक्ट नहीं कर पाते, उनकी वर्बल स्किल्स इतनी प्रॉपर डेवलप नहीं होती है। इंडिविजुअल्स विद डाउन सिंड्रोम हैव इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डेवलपिंग सेवरल मेडिकल कंडीशंस। जिन बच्चों में डाउन सिंड्रोम होता है उनके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क है कि उनके अंदर अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाएं। वो कौन कौन सी होती हैं? दीज इंक्लूड गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज एंड सीलिक डिजीज। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज क्या होती है? ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है जो किसको अफेक्ट करता है? लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को। इट्स अ GIT डिसऑर्डर, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर अफेक्टिंग द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? हार्ट बर्न रहेगा, बर्निंग रहती है ना इसके अंदर। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स होता क्या है? रिफ्लक्स मीन्स हम कह रहे हैं कि जो डाउन सिंड्रोम का बच्चा है उसके अंदर इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग अदर मेडिकल कंडीशंस। जो डाउन सिंड्रोम का बच्चा है उसमें अदर मेडिकल कंडीशंस होने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है कंपेयर टू द नॉर्मल चिल्ड्रन। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं? गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, सीलिक डिजीज। अब गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स हमने
डिजीज हमने बात की, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है जो कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को अफेक्ट करता है। पर व्हाट इज गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, वो क्या होता है? रिफ्लक्स का मतलब क्या हो गया? रिफ्लक्स मीन्स बैक फ्लो और रिटर्न, एंड गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स इज द रिटर्न ऑफ द स्टमक कंटेंट्स बैक इनटू द इसोफेगस। रिफ्लक्स का मतलब होता है बैक फ्लो और रिटर्न ऑफ एनीथिंग, एंड गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स मीन्स रिटर्न ऑफ द स्टमक कंटेंट बैक इनटू द इसोफेगस। स्टमक के जो खाना पीना है कंटेंट से वो वापस बैक फ्लो कर रहे हैं इनटू द इसोफेगस, रिगर्जिटेट हो रहे हैं जिसे हम कहते हैं बैक फ्लो। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज एंड सीलियक डिजीज। सीलियक डिजीज क्या होती है? इट्स अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। चाहिए ये किससे होता है? गेहूं की एलर्जी से, ग्लूटेन एलर्जी से हो जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज सीलिक स्प्रू। इसको हम ऐसे बोलते हैं सीलिक स्प्रू या फिर ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी। ग्लूटेन क्या है? प्रोटीन है। ग्लूटेन जो है वो प्रोटीन है किसके अंदर? गेहूं के अंदर, वीट के अंदर, बार्ले में, राय में, अदर ग्रेन्स में। एंड इट्स व्हाट मेक्स डफ इलास्टिक एंड गिव्स ब्रेड इट्स च्यूई टेक्सचर। ग्लूटेन की वजह से ही इतना आटे के अंदर इतना इलास्टिक एंड इतनी ब्रेड, इतनी च्यूई टेक्सचर होता है ब्रेड का। People with Down syndrome often experience a gradual decline in thinking ability, cognition as they age, usually starting around age of 50 years. 50 years की एज में आते आते इनकी सोचने की कैपेसिटी कम होने लग जाती है। डाउन सिंड्रोम इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग एल्जाइमर्स डिजीज। अब डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होंगे उनमें मोस्ट कॉमनली रिस्क है डेवलप होने की GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, देन सीलियक डिजीज और फिर एल्जाइमर्स डिजीज। एल्जाइमर्स डिजीज ये इरिवर्सिबल कंडीशन होती है। इरिवर्सिबल भी होती है, प्रोग्रेसिव, बढ़ती ही जाती है। इरिवर्सिबल प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर होता है जो क्या करता है? धीरे 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 ब्रेन की मेमोरी को, थिंकिंग स्किल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। द एबिलिटी टू कैरी आउट द सिंपल टास्क, सबसे सिंपल टास्क भी ब्रेन नहीं परफॉर्म कर पाता है। इस कंडीशन के अंदर धीरे 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 ब्रेन मेमोरी डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, थिंकिंग स्किल्स, थिंकिंग एबिलिटीज धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग जाती है और पेशेंट सिंपल टास्क भी परफॉर्म नहीं कर पाता है। इन नॉर्मल पॉपुलेशन अल्जाइमर डिजीज का फर्स्ट सिम्टम आता है 60 इयर्स की एज में या मिड 60s में आता है, और ये 6th लीडिंग कॉज है ऑफ डेथ इन द US में। नाउ एसोसिएटेड एब्नॉर्मलिटीज। अब हमने बात करी डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स की, वो क्या क्या थे? फ्लैट फेशियल प्रोफाइल, देन सैंडल गैप था, देन सीमियन क्रीज था, देन फ्लैट नोजल ब्रिज था, देन फ्लैट ऑसिपिट था, देन स्मॉल एंड ब्रॉड हैंड्स थे, देन क्लाइनोडेक्टाइली था, देन सीमियन क्रीज था, देन सैंडल गैप था, देन फरोड टंग एंड प्रोट्रूडिंग टंग थी, स्मॉल टीथ थे। बिहेवियरल डिसऑर्डर्स मोस्ट कॉमन होते हैं चिल्ड्रन में, जैसे कि ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, देन OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। इनके डेवलपमेंट डिलेड होता है, दे आर फिजिकली एंड मेंटली रिटार्डेड होते हैं ये बच्चे, और इनकी लर्निंग एबिलिटी बहुत कम होती है। स्पीच एंड लैंग्वेज माइलस्टोन्स आर डिलेड, ये प्रॉपर सोसाइटी में इंटरेक्ट नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते हैं अच्छे से। देन एसोसिएटेड एब्नॉर्मलिटीज, और बाकी इनमें कौन सी रिस्क होती है होने की? अल्जाइमर्स डिजीज, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज एंड सीलियक डिजीज। अब हम बात करते हैं कि डाउन सिंड्रोम के बच्चों के अंदर और कौन कौन सी एब्नॉर्मलिटीज होती हैं, एसोसिएटेड एब्नॉर्मलिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं या होती ही हैं। वो है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। अप्रॉक्सीमेटली 40% चिल्ड्रन हैव कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। 40% बच्चे डाउन सिंड्रोम के होते हैं, उनके अंदर कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होती ही होती है। एंड प्रेजेंस ऑफ हार्ट डिजीज इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द सर्वाइवल। अगर हार्ट डिजीज है तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे सिग्निफिकेंट फैक्टर है, वो डिटरमाइन करेगा कि बच्चा कितने दिन जिएगा, उसका सर्वाइवल उस पर डिपेंड करता है। अगर डाउन सिंड्रोम के बच्चे में CHD है तो उसकी लाइफ और डेथ उस पर डिपेंड करती है, प्रेजेंस ऑफ द हार्ट डिजीज। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज होती क्या है? सिंस बर्थ, हार्ट डिजीज सिंस बर्थ। देयर इज अ स्मॉल होल इन द हार्ट। Presence of heart disease is the most significant factor in determining the survival. All children should have a cardiac evaluation before 9 months of age, including echocardiography. 9 महीने की एज से पहले बच्चों का कार्डिक इवैल्यूएशन करवा लेना चाहिए, इंक्लूडिंग इकोकार्डियोग्राफी भी करवा लेनी चाहिए, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि CHD है कि नहीं है डाउन सिंड्रोम के बच्चे में। सेकेंड इज gastrointestinal malformations, atresia are present in 12% cases.
कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज थी 40% केसेस में डाउन सिंड्रोम के। एट्रिसियासिस है 12% केसेस में, स्पेशली जॉर्डिनल एट्रीसिया। देयर इज इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एन्युलर पैनक्रियाज एंड हिस्ट्रम डिजीज। एट्रीसिया इज एबनॉर्मल, या तो होगा ही नहीं, एब्सेंट होगा, या फिर एबनॉर्मल नैरोइंग ऑफ द ओपनिंग और द पासेज ऑफ द बॉडी। जो नेचुरल पैसेज होता है बॉडी के अंदर, ओपनिंग होती है, जो नेचुरल पैसेज होता है वो और नैरो हो जाता है, या तो होगा ही नहीं, इसकी नैरोइंग एकदम बंद हो जाएगा, वो एब्सेंट होगा, या फिर एबनॉर्मल नैरोइंग हो जाएगी, वो इतना ज़्यादा नैरो हो जाएगा। देन so atresia are present in 12% cases, especially duodenal atresia means narrowing of the opening in the body। कोई natural passage opening है body के अंदर, उसकी narrowing हो जाती है। there is increased risk of annular pancreas and Hirschsprung disease। Hirschsprung disease क्या होता है? It's a condition that affects the large intestine। Hirschsprung disease में large intestine affected होती है, which causes problem with passing of the stool। इसमें क्या होता है? हिस्टोन डिजीज में लार्ज इंटेस्टाइन अफेक्टेड होती है, जिसमें डिफिकल्टी होती है स्टूल पास करने के अंदर, एंड द कंडीशन इज प्रेजेंट एट बर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ मिसिंग नर्व सेल्स इन द मसल ऑफ द बेबीज कोलोन। ये जो कंडीशन होती है हिस्टोन डिजीज, ये सिंस बर्थ होती है, एट प्रेजेंट एट बर्थ ही होती है, ड्यू टू द, क्योंकि नर्व सेल्स जो होने चाहिए मसल के, तो बेबी का जो कोलोन होता है उसमें नर्व सेल्स होने चाहिए मसल के अंदर, वो नहीं होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं। Thyroid function test, thyroid dysfunction. About 13 to 54% patients with Down syndrome have hypothyroidism. Thyroid function test T3, T4 and TSH are recommended once in a neonatal period or at first contact and then every year. 54% patients में hypothyroidism मिलता है हमको। Atlanta Hospital subluxation. The incidence is variable, reported in 10 to 30% of the cases. Atlanta occipital subluxation कब होता है? It is more common in children। बच्चों में more common होता है due to the laxity of the ligamentous structures anchoring the occiput to the axial skeleton. Physical growth. Lateral neck radiograph is recommended once between 3 and 5 years of age before surgery for participation in special games or earlier if signs and symptoms suggest cord compression. Physical growth, linear growth is retarded as compared to the normal. Children tend to become obese with age। इन बच्चों के अंदर, डाउन सिंड्रोम के बच्चों की हाइट, linear growth कम हो जाती है, हाइट कम हो जाती है, एंड जैसे जैसे एज बढ़ती है इनका वेट गेन जल्दी होने लग जाता है। They become obese with the age। मसल टोन टेंड्स टू इम्प्रूव विद द एज। जैसे जैसे एज इंक्रीज होगी इनकी हाइट तो कम ही रहेगी, हाइट नहीं बढ़ेगी और ओबेसिटी और होती जाएगी, मतलब और फैट गेन करते जाएंगे और वेट गेन करते जाएंगे। मसल टोन इनकी इंप्रूव होगी एज देयर एज इंक्रीजेज, मसल टोन ऑन योर अच्छे से इंप्रूव होगी, क्योंकि हमने बात की थी कि इसके सिम्टम्स आते हैं हाइपोटोनिया, मसल टोन रिड्यूस होती है, तो जैसे जैसे एज इंक्रीज होगी इनकी मसल टोन इंक्रीज होगी। रेगुलर फॉलोअप फॉर हाइट एंड वेट इज नेसेसरी। कितना वेट गेन हो रहा है, कितनी हाइट बढ़ रही है, उसके लिए हमें रेगुलर फॉलोअप ज़रूरी है। देन द लास्ट इज मैलिग्नेंसीज। पेशेंट विद डाउन सिंड्रोम आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग acute lymphoblastic leukemia, acute myeloid leukemia, myelodysplasia and transient lymphocytic syndrome। So malignancies कौन कौन सी जाएगी डाउन सिंड्रोम के अंदर? lymphoproliferative disorders including acute lymphoblastic leukemia। ल्यूकीमिया क्या होता है? मोस्ट कॉमन कैंसर होता है, चाइल्डहुड कैंसर होता है। और एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया क्या हो जाएगा? इट्स अ टाइप ऑफ द कैंसर ऑफ द ब्लड एंड बोन मैरो, जो कि सिर्फ WBC को अफेक्ट करता है। इनका ना चाइल्डहुड कैंसर होता है ल्यूकीमिया, और जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है वो कैंसर ऑफ द ब्लड एंड द बोन मैरो विच अफेक्ट्स द वाइट ब्लड सेल्स। देन द नेक्स्ट इज एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, ये भी वही कैंसर ही है, टाइप से ल्यूकीमिया की, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, जिसके बारे में हम कभी डिटेल में पढ़ेंगे। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया क्या होता है? ये भी कैंसर ही होता है ब्लड का एंड बोन मैरो का, विद एक्सेस इमेच्योर WBCs। इसके अंदर WBCs का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, इमेच्योर WBCs का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। देन माइलोडिस्प्लेसिया एंड देन ट्रांजिएंट लिम्फोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम।
थैंक यू।